तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ी हमने, मॉडल वगैरह पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह, बोर मॉडल पढ़ा, पूरा बोर मॉडल कंप्लीट किया। पे सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कंप्लीट किए, लगाए बी पी वाई क्यू। फिर हाइपोथेटिकल बोर मॉडल भी किया, हाइपोथेटिकल बोर मॉडल किया। अब उसके आगे की कुछ चीज़ें करते हैं, शायद उसमें दिक्कत आ रही है तुम लोग, जरा ध्यान दो कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हो रहा है तुम्हारे, ध्यान दें। केमिस्ट्री के समय शायद तुमने ध्यान नहीं दिया हो, अब ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन कर रहे हैं तब की कहानी पढ़ रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम की चर्चा करूं मैं, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, ऐसे ऑर्बिट्स हैं। शांत हो जाओ पीछे वालों। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? यही होता है फॉर्मूला, Z तो 1 है, n भी 1 है। सेकेंड स्टेट में है तो कितनी होगी? माइनस। थर्ड में है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? ऐसे E4 निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जंप करके जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी एनर्जी। क्यों? यहाँ एनर्जी ज्यादा है या यहाँ एनर्जी ज्यादा है? n इक्वल टू 2 में एनर्जी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी पड़ेगी, तब वो किस में पहुंचेगा? n इक्वल टू में पहुंचेगा। ये फील आ रहा है? यहां से यहां जाना है तो भी एनर्जी लेनी पड़ेगी। एनर्जी लेने का एक ही तरीका है, फोटोन डालना। अच्छा, तो अगर 1 से 2 में जाना है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाना है, किसमें? हाइड्रोजन एटम की चर्चा कर रहे हैं अभी सिर्फ। 1 से 2 में जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 माइनस 13.6 में 10.2 जोड़ो जरा, प्लस का कितना हो जाता है? माइनस का 3.4। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो मैं फोटोन डाल रहा हूं एनर्जी वाला, उसकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? एच सी बाय लेमडा इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या एच लेमडा और ई की वैल्यू छाप सकते हैं? सॉरी, एच सी और ई की वैल्यू छाप सकते हैं? क्या लेमडा आ जाएगा? तो हमें पता चल जाएगा कितने वेवलेंथ का फोटोन हमें डालना है। अगर ऐसे नहीं अंदाजा लगाना तो ऐसे लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला पता है तुम्हें वेवलेंथ वाला? 12400 डिवाइड बाय 10.2, तो आंसर किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में आता है। जरा करना है इसको 10 से डिवाइड, लगभग 1240 के आसपास। 10 से डिवाइड कर दो, मैंने 10.2 10 से डिवाइड। तो 1240 के आसपास ये किस रेंज में लाई कर रहा है? अल्ट्रावायलेट में लाई करेगा। 12400 नैनोमीटर, ये जिला 12,400। 10,000 के ऊपर अल्ट्रावायलेट आ जाती है। खैर नहीं याद किया हो, कोई दिक्कत। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ किसी रेंज में हम वेवलेंथ तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 आ रहा है तो भी हम निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी चाहिए। अच्छा, 3 से 1 में आ रहा है तो बोलो, माइनस करो जरा, कितना होता है ये? 12.09 आएगा। ये कुछ आ रहा है? माइनस करो जरा, 13.6 में से 1.5 माइनस करो, कितना होता है? 12.09 एनर्जी। इतने फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 12.09। सही है। अच्छा, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूं, अब इसके एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन n1 स्टेट से n2 स्टेट में ट्रेवल कर रहा है, या फिर n2 से n1, पर n2 है, नीचे क्या है? n1, n2 से n1 आ रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा?
डेल्टा ई एनर्जी कितनी लगेगी तुमको, -13.6 1/n1² -1 ये कि नहीं है, इनटू एक एक्स्ट्रा टर्म और आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन के लिए नहीं बात करोगे तो Z² भी आ जाएगा। अच्छा, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, T/λ -13.6। अगर हाइड्रोजन एटम की चर्चा हो रही है तो यही बनेगा फॉर्मूला। अच्छा, ये Hc से डिवाइड कर दो, और इसको हम केमिस्ट्री में एक नया नाम देते हैं, कांस्टेंट बोलते थे कि नहीं बोलते, 1/n1² -1 की वैल्यू मुझे याद आ रही है 1.097 10⁻⁷ ऐसा कुछ मीटर इनवर्स। यार हमें उसकी वैल्यू से कुछ खास लेना ऐसा होता था, तो है तो एक कॉमन सेंस वाली चीज, उसको लिखते कैसे हो तुम्हारी इच्छा। 10.2 इलेक्ट्रॉन है फोटोन, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है फोटोन के पास, उसको या तो Hc/λ सॉल्व करो, या डायरेक्ट ये रटा हुआ फॉर्मूला यूज करो, या फिर ऐसे यूज करो, एक ही बात है, कैसे भी यूज, खास अंतर तो। क्या ध्यान देना आप, ये तो एनर्जी की स्टेट्स है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इतनी। अच्छा ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन। कौन सी एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल या काइनेटिक, टोटल एनर्जी है ना ये तो। काइनेटिक कितनी होगी, इतनी मैग्नीट्यूड में, बस साइन में कौन सी, पॉजिटिव, प्लस 13.6 होगी। पोटेंशियल कितनी होगी, डबल, और नेगेटिव साइन 27.2, डबल कितना होता है 27.2। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अब यहां पर था, मैं ये बोल रहा हूं केस 1, अगर HF = 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोन की एनर्जी = 13.6 1 - 1/n²। फोटोन चला, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर तुमने जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी 10.2 के बराबर हो जाए, या 12.1 के बराबर हो जाए, तो वरने कितना 12.1
1 के आस। अच्छा ये है क्या 10.2 12.1? 10.2 क्या है, ये एनर्जी का डिफरेंस। 12.1 क्या है, ये वाला एनर्जी का डिफरेंस। यानी तुमने एग्जैक्ट उतनी एनर्जी दी, अगर फोटोन के पास अगर उतनी एनर्जी हुई जितनी एक्साइट करने में चाहिए, तो वो फोटोन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, तो फोटोन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, n = 1 से n = 2, और उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये चला केमिस्ट्री में इतना ही पता था। तो अगर तुमने एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी दी जितनी तुमको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने में चाहिए, एग्जैक्ट उतने ही फोटोन डाला, तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा केस, अब मैंने HF > 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, मतलब मैंने जो फोटोन डाला है, हाइड्रोजन एटम की चर्चा कर रहा हूं, किसकी चर्चा कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम। अगर मैंने 13.6 डाला या उससे ज्यादा एनर्जी दी फोटोन की, फोटोन डाला जिसके पास एनर्जी सपोज मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा, वापस आ जाएगा। एटम विल आयनाइज। आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज कैसे हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी याद है क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट कौन सी हुई, हाइड्रोजन, बनी हुई, वही तो है इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो था पहली ऑर्बिट में घूम रहा था, कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास इलेक्ट्रॉन निकालने, +13.6 दे दूं या उससे ज्यादा भी दे दूं, तो हाइड्रोजन की जगह वो क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर तुमने फोटोन 13.6 का डाला या 13.6 से ज्यादा एनर्जी का डाला, तो वो फोटोन में इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा। अगर तुमने एग्जैक्ट एनर्जी गैप्स के बराबर डाला, जो ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप के बराबर है, तो वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइट हो जाएगा। अगर तुमने HF ≠ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, तो क्या होगा, ध्यान देना। 10.2 चाहिए 1 से 2 में जाने के लिए, लेकिन तुमने 10.2 नहीं दी, तुमने 11 दे दी, क्या होगा, फोटोन डाल दिया 11 वोल्ट का। बोलो, ध्यान देना सब लोग। न्यूक्लियस, यहां था इलेक्ट्रॉन n = 1 में, तुमने इतनी नहीं दी कि वो n = 2 पे पहुंच पाए। अच्छा n = 2 में पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2, और यहाँ 12.1, लेकिन मैंने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दिया। फोटोन कितनी एनर्जी का डाल दिया, 11 का, क्या होगा, कहां जाएगा, हाँ, यहां नहीं पहुंच सकता, यहां से ज्यादा एनर्जी है, तो यहां गया होगा। ये समझ में आया, लेकिन ये कोई स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, तो वापस क्या हो गया होगा, एक साइड होके वहीं आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा, कोई स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, उसने देखा ना ये n = 1 है जगह, ना ये n = 2 है, तो वापस डीएक्साइट होके कहाँ गया होगा, वहीं आ गया होगा। और ये प्रोसेस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का टाइम 10⁻⁻8 या -6 सेकेंड्स के ऑर्डर का होता है। इतने कम सेकंड में, मतलब पता भी नहीं चला कब वो एक्साइट हुआ कब डी एक्साइट हुआ। तो अगर ऐसा लगेगा कि इतनी एनर्जी डाली तो फोटोन विल नॉट बी एब्जॉर्ब। अरे सर ये क्या, ये तो झूठ बोल रहे हो, कैसे झूठ बोल रहे हैं, अभी बोला कि फोटोन एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर लगा उसको स्टेबल नहीं है तो वो वापस नीचे आ जाएगा। अब बोल रहे हो कि फोटोन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, इतना जल्दी होगा कि लगेगा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ध्यान देना, मैंने एक बॉल मारी इस दीवार में, उस दीवार में, और वापस आके कैच कर ली, 2 सेकंड लगे अगर बॉल को आने जाने में, तो तुमको दिखेगा ये प्रोसेस होते हुए। बहुत तेज मारी, 1 सेकंड लगा, अभी भी दिखेगा। 0.1 सेकंड लगा, तेज देखना पड़ेगा तब दिखेगा।
10⁻⁸ लगे। समझ में आ रहा है? तुमको पूरा टाइम वो बॉल मेरे ही हाथ में दिखेगी, अगर मैं ऐसे हाथ रख लूं तो मेरे हाथ में दिखेगी। वो प्रोसेस होते हुए दिखेगा क्या तुमको? तो ऐसा लगेगा वो बॉल कभी मेरे हाथ से निकली ही नहीं। तो एटम एक्साइट और डी एक्साइट होने में इतना कम समय लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब फोटोन तुमने डाला, ध्यान देना हुआ क्या, बहुत जरूरी है ध्यान देना। फोटोन डाला तुमने, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, फिर उतना ही फोटोन क्या हो गया, रिलीज हो गया। फोटोन आया 11 का, उसने 11 का एब्जॉर्ब किया और फिर दोबारा जब नीचे आ रहा है तो 11 छोड़ेगा नहीं क्या? तो ऐसा लगा कि 11 एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। मतलब ये मान लो जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये सारे बोर्ड में जितने भी हाइड्रोजन एटम, तुमने 11 वोल्ट का डाला फोटोन, ना क्या चाहिए, एब्जॉर्ब हुआ, पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा 11 वोल्ट के निकाल देंगे। अब 11 का ही गया और 11 ही निकाल दिया, तो ऐसा लगा ना कि कुछ हुआ ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा लगा कि जो फोटोन तुमने डाला था एज इट इज वही निकल गया, यही तो लगेगा। तो अगर तुमने फोटोन इतनी एनर्जी का डाला जो डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना तेज है, वो सिर्फ वही एनर्जी ले रहा है, सिर्फ वही एनर्जी वाले फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है जो उसको एक्साइट कराने में काम आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एनर्जी नहीं ले रहा है। हाँ ज्यादा ही दे दी, 13.6 से ज्यादा दे दी, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो बॉन्ड ही टूट जाएगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा और एटम आयनाइज हो जाएगा। जिला कि नहीं जिला? दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये एनर्जी के जो ये है ये तुम रट नहीं सकते, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। जैसे लिथियम होता तो कैसे सोचते तुम, 1 में निकालते तो यहाँ कितना आता, 9 आता। समझ में आ रहा है? पूरी एनर्जी में 9 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन की लिख लो, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 9 का, इसमें 9 का, फिर माइनस करोगे तो डिफरेंस मिलेगा। अगर उतनी एनर्जी मिली तो एक्साइट होगा, नहीं मिली तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। सबकी लिख सकते हैं हम एनर्जी, चाहे लिथियम हो चाहे हीलियम हो, किसी। अच्छा, इसमें खास बात कि कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया, फर्जी सा, फर्जी सा योगदान बोले तो उन्होंने अपना अपना नाम बढ़ाने के लिए काम कर दिया कि अगर कोई भी एन ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, किस में जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी एन इक्वल टू 1 में, nth ऑर्बिट से 1 में जाएगा तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट के आसपास आती है वैसे तो। n से अगर n इक्वल टू 2 में आएगा, n इक्वल टू 2 में, तो वो क्या बोलेंगे, मतलब उन्होंने ये बोला किसी भी ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 1 में गिर रहा है तो एक वेवलेंथ निकलेगी, उस वेवलेंथ को लाइमन सीरीज बोले, लाइमन सीरीज। अगर n इक्वल टू 3 में गिरा तो इतना ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, मेनली हमारे फिजिक्स में ये दोनों का ही काम आता है, मैक्स टू मैक्स इसका आ जाएगा, इससे नीचे के रटने की कोई जरूरत, लाइमन बाल्मर या फिर पेस्चन, बस इसके अलावा कुछ आता नहीं। है जिस एग्जाम्पल करो। फाइंड डी ब्रोगली wavelength of electron revolving in second orbit of helium plus. Second, find shortest and longest wavelength of Balmer series. A photon of energy 12.1
to 1 electron volt is absorbed by hydrogen atom, then find number of different wavelengths observed emission. बता दूं ये सब लिख लिया? फोर्थ, पीवाईक्यू की बुक दे दो एक। बताओ, बोली थी नीली वाली किताब नहीं लाए तो मजे, लाए हो तो बड़ी डाउन करके। अच्छा ये करा दिया क्या 11th नंबर का? हाँ, कहाँ तक हो गए थे? सारे नहीं हुए होंगे। न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते हैं पहले। नाइन्टी टू, शांत हो जाओ। 93, 4। हाँ हाँ, अगर तुमने इतना एनर्जी का फोटोन डाला तो हाइड्रोजन क्या पता एक्साइट हो जाए, जैसे n = 4 में चला जाए, 5 में चला जाए। दिख रहा होगा कहाँ जाएगा? 12.01 दे दिए तो कहाँ जाएगा? तीसरे में। तो जब तीसरे में पहुंच गया, अब क्वेश्चन समझो। नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बोलोगे हमें नहीं बताया एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता था। खुद दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा, क्यों पूछा ये सवाल नीचे। ऐसा नहीं है हर कोई एक्सपेरिमेंट समझना, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप में है ये सारे क्वेश्चन। एक सौ सात, ध्यान दें। अगर बोला है
बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन कौन सी होगी? एच अल्फा बोल दिया बार्मर सीरीज। अल्फा मतलब होगा, बार्मर मतलब एन इक्वल टू 2 में, अल्फा मतलब 3 से 2, बीटा मतलब 4 से 2। समझ में आ रहा है? अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो स्टार्ट करो फटाफट। कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था। डी ब्रोगली छोड़ के, डी ब्रोगली छोड़ के सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था। ये वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली का है, तो ये केमिस्ट्री में फ्रेम नहीं हो सकता, बाकी सब केमिस्ट्री में फ्रेम हो सकता है, साइंस से जितनी, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन। बातें मत करो, शांति से ट्राई करो, जितने बन रहे हैं उतने बनाओ।
इंटीजर फाइल वाला भी होगा इसमें क्या? फाइल वाले में क्या अप्रोच लगाओगे? तो अच्छा चलो इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे देता हूँ। बन गया? एक बात बताओ, जैसे एक सैंपल है, लोग इधर ध्यान दें। सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स का, किसका? हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, यानी n = 3 में है। ये मैंने दे दिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराया। एक सैंपल है, मतलब एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के एटम्स किस स्टेट में है? n = 3 में है। इलेक्ट्रॉन किस में है? n = अब तुमने एक प्रिज्म ले लिया, या फिर ऐसा मान लो कि तुम यहाँ पे एक स्क्रीन ले लिया, कुछ भी ले लिया ऐसा जिसमें एब्जॉर्ब, मतलब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। जनरली वो लोग प्रिज्म लेते हैं कि अगर कुछ विजिबल वगैरह हो तो इसमें ऑब्जर्व कर ले। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हो रहा होगा अंदर? n = 3 है, n = 2 है, n = 1 है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? क्या 3 में ही घूमता रहेगा? 30 से नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? नीचे स्टेबल ज्यादा है, ऊपर एनर्जी ज्यादा है, नीचे एनर्जी कम है। नीचे वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन स्टेबल ज्यादा है, तो यहाँ क्यों रहेगा? वो तो प्रयास करेगा नीचे आने का। तो ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 1 में आ जाए। क्या पता है n = 3 से n = 2 में आ जाए। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया सर? जो इलेक्ट्रॉन n = 3 से 1 में आ गया वो 2 में कैसे आ जाएगा? एक हाइड्रोजन थोड़ी है, सैंपल है, बहुत सारे लाखों करोड़ों हाइड्रोजन है। कोई हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा होगा, कोई दूसरे हाइड्रोजन में क्या पता इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा होगा, 2 से फिर 1 में आ रहा होगा। कितनी डिफरेंट वेवलेंथ है? λ1, λ2, λ3, λ1, λ2, λ3, यानी 3 डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ ऑब्जर्व हुई होंगी। इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई नई चीज नहीं है। मतलब वेवलेंथ देखना कितने टाइप की आई होंगी, तो कितने टाइप की वेवलेंथ आई होंगी डिफरेंट? λ1, λ2, λ3। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आ रहे हैं तो कितनी डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ आएंगी? कितनी डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ आएंगी? फॉर्मूला होता था इसका nc, सही है, nc2 होता था, यानी n(n-1/2)। देखा था केमिस्ट्री में। और कॉमन सेंस भी ये फॉर्मूला कैसे? कोई भी दो लाइन, ये कितनी लाइंस हैं? n लाइंस है ना। कोई भी दो लाइंस चुन लो, कोई भी दो चुन लो, ये दो चुन लो, ये दो चुन लो, या ये दो चुन लो, एक वेवलेंथ बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी?
वही तभी तो फॉर्मूला क्या लिखा है एन। अगर तुम n2 से n1 जा रहे हो, ये फॉर्मूला पता है किसके लिए? किसी nth ऑर्बिट से किस स्टेट में जा रहे हो? ग्राउंड स्टेट में। तो मैं ये नहीं रटता, मैं ये वाला रटता हूं, किसी भी n2 से n1 में जा रहे हो तो फॉर्मूला आएगा डिफरेंट वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, कितने अलग अलग लैम्डा आएंगे, मैं ऐसे रखता हूँ n2 माइनस n1 प्लस 1 c। ध्यान देना, अब n2 से अगर तुम ग्राउंड आ रहे हो तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ 1 छाप दोगे, -1 + 1 कट जाएगा, अपने आप ही फॉर्मूला nc2 नहीं बन जाएगा? तो रटना ही है तो ये वाला रटो, कॉमन सेंस है। n1 से n2 तक जाओगे तो तुम्हारे पास कितने स्टॉप्स होंगे, कितनी लाइंस होंगी ऐसी बताना जरा? n2 माइनस n1 + 1, एक एक्स्ट्रा होगी। जैसे 1 से 4 तक जाना जरा, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, कितनी लाइंस है तुम्हारे पास? 1 2 3 4। लेकिन तुम 4 में से जब एक घटाओगे तो 3 ही मिलता है ना, लेकिन तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तो यानी तुम्हें जब n2 से n1 जा रहे हो तो जब माइनस कर रहे हो तो कम लाइन मिल रही है एक, इसीलिए एक ऐड किया है एक। ओवरऑल रटना तो फॉर्मूला, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में आया है, n = 6 में इलेक्ट्रॉन से n = 3 में आना है, कितनी डिफरेंट वेवलेंथ निकाल सकता है? 6 - 3 + 1 c2। कि नहीं जिला पहला वो फॉर्म, इसमें ये यूज करना है। कितनी आएंगी, कहाँ पहुंचेगा? 12.01 दोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 में। 3 से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, कितनी निकालेगा? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बन गया कि नहीं बना? अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? देखो बामर सीरीज है, यानी n = 2 में आना है, तो n = 2 में आना है तो या क्या पता 3 से 1 आ जाए, सॉरी 3 से 2 आ जाए, या फिर देखो आना तो n = 2 में ही है, आना n = 2 में ही है, तो ऑप्शन क्या है? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 से 2। तो इनमें सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटोन की होगी? फोटोन निकल रहे हैं ना, जब 3 से 2 में आएगा तो फोटोन निकलेगा, 4 से 2 में आएगा तब भी फोटोन निकलेगा, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? इन्फिनिटी से। मतलब इन्फिनिटी से 2 में आएगा तब सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, यानी सबसे ज्यादा फोटोन जो निकलेगा उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ होगी। सबसे कम वेवलेंथ कहाँ होगी? जहाँ एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी से 2 वाले को बोलेंगे शॉर्टेस्ट, और 3 से 2 वाले को क्या बोलेंगे? क्योंकि कम एनर्जी, ज्यादा वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ बामर सीरीज की। कितनी आई निकालना है ये, दिमाग लगाओगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, पता है कैसे नहीं करना पड़ेगा? और ये किसके लिए निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन, चलो करो, इंटीजर भी करो, ये लिखो और इंटीजर भी करो। स्पेक्ट्रम समझ में आया? कुछ नहीं, कितने प्रकार की लाइनें निकल रही हैं अलग अलग, इसको ही बोलते हैं। चलो बना लिए सारे इंटीजर, ये रह गए हैं, बनाओ जल्दी बनाओ, कितने रह गए हैं? 2-3 मिनट का टाइम है, तो लिख लो और बनाओ। तो एटम सिर्फ इतना ही है, के ऊपर है नहीं फिजिक्स में। अब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसका मतलब ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही होगी, पर थ्योरी है ही नहीं, कर क्या सकते हैं? एटम तो हो गया है समाप्त। मैंने रिवीजन में क्या स्टार्ट कर दिया था? स्टार्ट कर दिया। कल करेंगे, आज न्यूक्लियस स्टार्ट कर दे।
उम्मीद है ये कैलकुलेशन करनी तो नहीं पड़ेगी, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बताओ कौन सी निकाल दूं, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? शॉर्टेस्ट निकाल दे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा छोटा, यानी एनर्जी बड़ी। बड़ी एनर्जी कब मिलेगी? जब n इक्वल टू 2 में गिरेगा। कहां से गिरेगा? तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया? 13.6, 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला टर्म जीरो हो गया। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4 कितना होता है? 3 पॉइंट, मतलब तुम्हें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकला होगा। ये जला गया। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर से नीचे आता है डी एक्साइट होता है तो फोटोन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन छोड़ेगा? 3.4। और अगर फोटोन की एनर्जी 3.4 है तो वेवलेंथ कितनी होगी? मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ये फॉर्मूला रटा हुआ है क्या? अगर एनर्जी इतनी है तो वेवलेंथ कितनी होगी, और वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगी। कितनी होती है ये? ऐड कर दूं कैलकुलेटर से? 12400 डिवाइड बाय 3.3647 एंगस्ट्रॉम। कितना है ये? 3647 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आया 367 के आसपास एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते थे कि एनर्जी 3.4 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर लिया तो जूल में मिल गई एनर्जी, इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। लैम्डा आ जाएगा। एक ही बात है वो तो, डायरेक्ट यूज। अच्छा ये कितना आया? इसके लिए भी मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकलवाया था। जाते हो घर जाके स्टॉम में। V क्या लेना है? एनर्जी जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो V क्या लोगे? 10 वोल्ट। अब बताना, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में हेलियम के तो एनर्जी कितनी होगी? Z² बाय N²। 13.6 होगी ना। Z² कितना हो गया? Z की वैल्यू 2 है हेलियम के लिए, स्क्वायर N इक्वल टू 2 में है, कितना हो गया? 4। 13.6 है तो आंसर आएगा, वोल्टेज में क्या रखूंगा यहाँ? 13.6 आ जाएगा ये। मैंने वही क्वेश्चन दिए जिनमें तुम्हें कैलकुलेशन दिमाग लगाओ तो क्या पता ना करनी पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूले। बता दूं? वैसे और तरीका क्या हो सकता है डी ब्रोगली निकालने का? क्या होता है डी ब्रोगली का फॉर्मूला? H/mv। H पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी पता करनी थी तुम्हें सेकंड ऑर्बिट में कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो भी पता है तुमको। P0 × Z/P0 पता है, Z पता है, N। तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट लगाना, डायरेक्ट लगा लो। एनर्जी से कर, जैसे करना है वैसे कर लो, सेम आएगा। डी ब्रोगली तुम्हें पता है क्या होती है? H/mv। बस मास इलेक्ट्रॉन का और स्पीड इलेक्ट्रॉन का चाहिए तुम। हाँ, और कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
चलो 92 हो गया, 92 हो गया, मैच कर लिया। 93 मैच हो गया। 94, 95, 97, बोलो हो गया या डाउट? 100 किया नहीं क्या? करो जल्दी करो, 1 2 3 जल्दी फटाक से। 97 बता देता हूँ। कल वाला ही बताना है क्या? चलो ध्यान दे दो। अब रिकॉइल वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रिकॉइल वाला देख लो। आओ रिकॉइल वाला देख। आओ कहाँ है रिकॉइल वाला? "97 when hydrogen atom going from n equal to 2 n equal to 1 emits a photon"। तो जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जा गया होगा। अब ध्यान देना, लोगों के दिमाग में क्या आता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू। हाइड्रोजन एटम कैसे जा सकता है 2 से 1 में? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पढ़ा था ना ये सवाल, हाइड्रोजन एटम कैसे जाएगा n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1? वो कहना यही चाह रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में था हाइड्रोजन एटम, वहां से कहाँ आया ग्राउंड स्टेट में, यानी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया। उसने एक फोटोन इमिट किया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? एक फोटोन रिलीज करेगा। उसकी हम वेवलेंथ वगैरह भी निकाल सकते हैं। इट्स रिकॉइल स्पीड इज दिस। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होते हैं तो फोटोन रिलीज करते हैं कि नहीं करते? और अगर फोटोन रिलीज किया है तो उसका मोमेंटम भी होगा, होगा कि नहीं होगा? एच बाय लैम्डा, यही होता है फोटोन का मोमेंटम। तो अगर फोटोन आगे एच बाय लैम्डा लेके चला गया तो हाइड्रोजन एटम बचा हुआ कितना मोमेंटम लेके चला जाएगा? इतना ही। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो पहले मोमेंटम था वो ये भी होना चाहिए। जब पूरा हाइड्रोजन एटम रखा हुआ था ऐसा तो उसका मोमेंटम क्या था? 0। फोटोन निकल गया आगे एच बाय लैम्डा मोमेंटम लेके, फोटोन आगे मोमेंटम है तो हाइड्रोजन एटम का बचा हुआ कहाँ होगा? पीछे। तो इसीलिए वो क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फोटोन का मोमेंटम होगा एच बाय लैम्डा, और उतना ही मोमेंटम किसका होगा? हाइड्रोजन का, पीछे की तरफ। मास ऑफ हाइड्रोजन 2v। सही है कि नहीं है? रिकॉइल स्पीड ही तो निकालनी थी।
एच बाय लेमडा निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं एच बाय लेमडा? ध्यान दो, लेमडा निकाल सकते हैं जब 2 से 1 में आ रहा है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 13.6 1 - 1/4। हाइड्रोजन एटम की चर्चा हो रही है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है। यही है एनर्जी। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लेमडा। देखो मैं यहीं से दिमाग लगा रहा हूँ, एच बाय लेमडा की वैल्यू चाहिए तो सी को इधर ले आओ। सही है कि नहीं है? डायरेक्ट एच बाय लेमडा की वैल्यू मिल गई यहाँ से। वैसे जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से लेमडा निकाल लो फिर एच बाय लेमडा निकाल लो। चलो जैसे करना है वैसे कर सकते हो, मुझे तो एच बाय लेमडा चाहिए क्योंकि वो मोमेंटम है जो फोटोन लेके गया है। क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है कि नहीं होता? तो एक 1.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर इंटू टी बाय। सही है? एच बाय लेमडा इतना हो गया। तो कैलकुलेट करें जरा, 3 से 3 उड़ाया, 4 से उड़ाया तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। 13.6 इंटू 10 की पावर -27। ये किसकी वैल्यू है? एच बाय लेमडा, यानी मोमेंटम कैरिड बाय फोटोन। और इतना ही मोमेंटम किसके पास होना चाहिए? एच बाय लेमडा की वैल्यू पता है मुझे, 13.6 0.4 10 की और माइनस। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 1.6। देखो कितना बढ़िया दिया है, काटने के लिए ही दिया है। ये देखो, ये कि नहीं है? 13.6 इंटू 4 इक्वल टू 16 वी। 4 से काटा ये 4, वी कितना आया? 4 3 12, 4 4 16, 3.4 मीटर पर सेकेंड। क्या बढ़िया आया देखो। ये रेस्ट वी रेस्ट नहीं बोला गया। x/5 0.4/5 कितना होता है? अच्छा, आंसर जो आया है वो 3.4 आया है, और उसको उन्होंने बोला है कितने से इक्वेट करना है? x/5 से। 3.4 इंटू 5 कितना होता है? तो इंटीजर बन गया। ये आ रहा है क्या आंसर? तो बहुत कॉमन सेंस था ये। हाँ। हाँ, एनर्जी निकाल लो, ठीक है। फोटोन हाफ एम वी स्क्वायर थोड़ी होती फोटोन की एनर्जी। फोटोन का तो मास ही नहीं होता। ध्यान देना सब लोग, फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है तो वो एक फोटोन रिलीज कर रहा है। अगर फोटोन निकला है तो वो कुछ मोमेंटम लेके निकला होगा कि नहीं निकला होगा? अगर वो मोमेंटम लेके निकला है आगे, पॉजिटिव मोमेंटम, तो बचे हुए के पास रिकॉइल मोमेंटम आएगा किधर? पीछे। कि नहीं जिला? जब भी रिकॉइल विकल दिख जाए तब कॉन्सेप्ट ही है, फोटॉन्स मोमेंटम लेके निकल गए हैं, उतना ही मोमेंटम पीछे मिला होगा हाइड्रोजन को। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखो इंटीजर में भी पूछा है, दोबारा पूछे जाने की संभावना तो है। बता दूं? देख लिया। चलो एंट्री लेते हैं नई चीज में।
का नाम मिटा दिया गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये पूरा एक ही चैप्टर है जिसको मैंने हिस्सों में तोड़ा है, ये समझ में आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक, डी ब्रोगली, ये जो भी हमने इसमें पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह, ये सब एक ही टॉपिक है। तो समझ रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। किस्मत अच्छी रही तो बहुत अच्छे तरीके से अगर देना चाहें तो फोटो इलेक्ट्रिक का दे सकते हैं, वो डी ब्रोगली का दे सकते हैं। सोचो, इमेजिन करो तुम्हारे पेपर में एक फोटो इलेक्ट्रिक का आसान सा क्वेश्चन आए, डी ब्रोगली का एक आसान आ जाए, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आ जाए, और फिर न्यूक्लियर तो रहने ही देंगे। ऐसा थोड़ी 4 दे देंगे, 4 से नहीं देंगे। हाँ, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं है, पूरे मॉडर्न से मिलके 4 भी आ सकते हो, 4 आ गए तो वेटेज ही बन गई। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडर्न से, देखना लगभग उन्होंने एक की शिफ्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, वैसे तो न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक ही पढ़ेंगे, वैसे तो पूरी फिजिक्स की लिमिट नहीं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमें कुछ खास मालूम नहीं है, हमें कुछ ही चीजें मालूम है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। फिर से थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री। कोई एटम है तो एक्स से डिनोट करते हैं, ए जेड, ये याद है, ये रिप्रेजेंट केमिस्ट्री में। जेड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ध्यान देना। ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये जला गया? न्यूक्लियॉन्स ही तो बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? मास। कि नहीं जला? तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिसमें नीचे जो नंबर लिखा होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटॉन्स की संख्या है, और ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं पार्टिकल्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। अब सवाल इतना बड़ा ये है, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, तो जाना जरा थ्योरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि न्यूक्लियस है, पहले तो जरा बात करें न्यूक्लियस के मास की, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सिंपल सी बात है, हमें एटम के बारे में नहीं पढ़ना, अब ने एटम की स्टडी तो कर ली, अब हमें एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी चर्चा करेंगे, सब कुछ न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं पहले, ध्यान देना सब लोग, फिर देखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब हम डायरेक्टली यही तो बोलना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस का मास क्या होगा, कितने प्रोटॉन है, दैट टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर एग्जैक्टली निकाला जाए तो यही होना चाहिए मास न्यूक्लियस का, प्रोटॉन्स का वजन प्लस न्यूट्रॉन्स का वजन। प्रोटॉन्स का मास कितना है, कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है, जेड इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर ये दोनों हम लोग लगभग इन दोनों को क्या मानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट दोनों पार्टिकली सेम है, दोनों का मास लगभग क्या होता है, सेम होता है। ध्यान देना, जब सेम रखोगे, ये एम एम सेम कर दोगे तो जेड वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ ए टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियन, यानी चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे, अभी ऐसा ही लिखा रहने दो। तो मास ऑफ न्यूक्लियस समझ में आ गया? मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, अभी पूरा निकाल नहीं रहा हूं मैं, ऐसे बता रहा हूं तरीका क्या रहेगा। प्रोटॉन्स का वजन प्लस साइज की चर्चा कर लें, ध्यान देना, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस ये है कि ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर साइज ऐसे तो नहीं निकल सकता, लेकिन मैं ऐसे जरूर निकाल सकता हूं। ध्यान देना, इसके अंदर भरे हुए हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लोगों ने बोला एक काम करो,
ध्यान देना, वैसे तो ये बहुत गलत मैथमेटिक्स है। जैसे मैं तुम्हें 4 बॉल दे दूं और 4 बॉल आपस में ऐसे रखी हैं, तो इन सबको बनाने वाला जो सर्कल होगा, क्या उसका एरिया ऐसे निकाल सकता हूँ? इस उसका वॉल्यूम ऐसे निकाल सकता हूँ क्या? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम? नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही किया। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों तो लगभग सेम पार्टिकल्स ही तो हैं, बस चार्ज ही तो अलग अलग है, लगभग एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स। तो उन्होंने बोला इस पूरे में कितने ये हैं बताओ, कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन का होल क्यूब हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने हैं? एक न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का होल क्यूब। लेकिन हमें पता है ये लगभग, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, मैंने मतलब टोटल वॉल्यूम निकाल लिया मैंने इससे। टोटल वॉल्यूम ये कौन सा वाला है? न्यूट्रॉन का वॉल्यूम प्लस प्रोटॉन का वॉल्यूम। न्यूट्रॉन एक स्फेरिकल बॉल है, प्रोटॉन भी क्या है? एक स्फेरिकल बॉल है। ये सारी स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम जोड़े मैंने, ये दोनों बराबर हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जरा बताना क्या एक्सप्रेशन बनेगा? A टाइम्स 4/3 पाई R क्यूब। ये R कौन सा है? चाहे प्रोटॉन का रेडियस मान लो, चाहे न्यूट्रॉन का मान लो, तो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन वॉल्यूम ये होना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम, पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो हम ऐसे निकालते हैं ना, 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब, ऐसे आना चाहिए ना। 4/3 पाई से क्या कट गया? 3 पाई। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू a की पावर 1/3 टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ये क्या है यहाँ पे? मास नंबर। तो जो एक्सप्रेशन आया रेडियस न्यूक्लियस का, वो किसके फॉर्म में आया? मास नंबर की पावर 1/3 टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अच्छा मुझे बताना, प्रोटॉन का रेडियस किस लेवल का है? फर्मी लेवल का। किसका? फर्मी। खुद बता रहा हूं, 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। तो रेडियस कितने ऑर्डर का हुआ न्यूक्लियस का? बोलो। वो भी फर्मी लेवल का हुआ। यानी न्यूक्लियस का रेडियस और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का रेडियस लगभग सेम ऑर्डर का है। यानी ये नहीं बोला सेम है, तो कैसे हो जाएगा कि एक न्यूक्लियस का और उसका बराबर हो जाए? मैं बोलो फर्मी लेवल पे है। तुम मुझे ये बताओ, दो प्रोटॉन को, ध्यान देना, दो प्रोटॉन को इतने कम डिस्टेंस पर रखें तो कितना फोर्स आएगा? रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा? देखना कितना आएगा, अभी देखो। F इक्वल टू K Q1 Q2 सही है, बाय R², 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 से इसको काटा तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -29, 10 की पावर -30, इसने इसको काटा, ऊपर गया तो कितना है? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10, 9 इंटू 16 इंटू 1.6 के अप्रोक्सीमेट। ये कितना होता होगा? लगभग 10 मान लूं, 160, 170, 170 न्यूटन का फोर्स इतने कम डिस्टेंस पे। नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बड़ा फोर्स है 170 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है? एक दो प्रोटॉन को इतना पास रखना असंभव काम है। चलो ये तो और हो गया, और कम डिस्टेंस होती तो नीचे और बड़ा फोर्स आता। जितनी डिस्टेंस कम रखोगे चार्जेस के बीच में, उतना बड़ा फोर्स आएगा। यानी ये हो क्या रहा है? तुम तो बोल रहे हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के बीच में इतना रिपल्शन है, ये तो दूर दूर भाग जाने चाहिए। इनको रोक के कौन रखे हुए है? दो प्रोटॉन इतना पास रहना असंभव है। दो प्रोटॉन्स का इतना पास ऐसे रुका रहना असंभव है, क्योंकि उन पर इतना फोर्स और रिपल्शन है कि वो बहुत दूर दूर भाग जाएंगे। तो रोक के, कोई ना कोई तो रोक के रखा हुआ है, वरना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है कैसे?
न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। यहां से लोगों को आइडिया आया कि दो प्रोटॉन को, भाई साहब हम दो प्रोटॉन को कुछ सेंटीमीटर तक नहीं रख सकते, इतना कम चार्ज। समझ में आ रहा है? दो प्रोटॉन को इतना नहीं रख सकते और तुमने दो प्रोटॉन को इतना कम डिस्टेंस पर रख दिया, ऐसा कैसे? न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम डिस्टेंस पे है ना। उन्होंने बोला कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स। कैसी फोर्स? स्ट्रॉन्ग फोर्स होनी चाहिए जो इन दोनों प्रोटॉन के बीच में लग रही हो और इन दोनों को अट्रैक्ट करवा रही हो। दो प्रोटॉन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। कोई फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो दो प्रोटॉन को क्या करवाए? अट्रैक्ट करवाए। समझ में आ रहा है? उस फोर्स को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फोर्स को काट पाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स आई जो स्ट्रांग होनी चाहिए और चार्जेस वार्जेस से अंतर नहीं है, ऐसी फोर्स जो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दो पॉजिटिव चार्जेस को में भी क्या लगे? अट्रैक्ट करे। पॉजिटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करे और पॉजिटिव और न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करे। क्यों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी तो अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान देना, दो प्रोटॉन को पास में रखना न्यूक्लियस के अंदर असंभव है। असंभव है दो प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखना। ऐसा एटम बता दो जिसके अंदर सिर्फ दो प्रोटॉन हो। ऐसा एटम बता दो जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो प्रोटॉन हो। हीलियम। हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन भी तो है। ऐसा बता दो जिसके अंदर सिर्फ दो प्रोटॉन हो। है ही नहीं। दो प्रोटॉन का रोकना असंभव है। न्यूक्लियर फोर्स भी इतनी ताकतवर नहीं है कि उसको रोक जाए। लेकिन हो क्या रहा है? दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच में, इन तीनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी। वो कैसी लग रही होगी? प्रोटॉन प्रोटॉन को भी खींच रही है न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी खींच रही है। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर मत करो। पता नहीं उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूक्लियर फोर्स का किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। बस एक ऐसी फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करवाती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी क्या करवाती है? अट्रैक्ट करवाती है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में जो रिपल्शन हो रहा है उसको कौन काट रहा है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की न्यूक्लियर फोर्स प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वो इनको सबको पकड़ के रखे हुए। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नहीं होता न्यूक्लियर फोर्स, तो दो प्रोटॉन वाले स्ट्रक्चर जरूर पाए जाते केमिस्ट्री में। पाए जा रहे हैं क्या? पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतना रिपल्शन है कि उस रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए। और तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन में क्या है? एक। हाइड्रोजन में तो समस्या ही नहीं, एक प्रोटॉन है, कोई दिक्कत ही नहीं। हीलियम में कितने प्रोटॉन है? दो, तो एक न्यूट्रॉन आ गया। लिथियम में कितने प्रोटॉन है? तीन, कितने न्यूट्रॉन है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, उतना रिपल्शन बढ़ेगा। उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स चाहिए हमें, तो उतने ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए हमें। प्रोटॉन के बीच में तो है ही अट्रैक्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी तो है अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तुम ऑब्जर्व करना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। न्यूट्रॉन्स क्या काम कर रहे हैं अंदर? जो प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं ना, उनको खींच के रख रहे हैं अपने पास कि भाई न्यूक्लियस के अंदर से भागो मत, पास में रहो। तो एक फोर्स, ऐसी फोर्स आई जिसके बारे में अभी भी नहीं पता। वो फोर्स की खास बात क्या है? उस फोर्स की खास बात है, ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूं इसमें क्या समझना है। एक फोर्स आई जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। कैसी आई? न्यूक्लियर फोर्स। पहला, शॉर्ट रेंज। और चर्चा करूंगा अभी मैं इसके बारे में। न्यूक्लियर फोर्स कैसी है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब वो सिर्फ तभी लगती है न्यूक्लियर फोर्स जब इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन कितने पास हो? फर्मी लेवल तक। अच्छा, दो प्रोटॉन को दूर रख दोगे तो क्या इनके बीच में न्यूक्लियर लगेगी? नहीं लगेगी। शॉर्ट रेंज है, ये तभी लगती है जब दो चार्ज पार्टिकल कहां आ जाएं? बहुत पास में आ जाएं। शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्गेस्ट। शॉर्ट रेंज होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, काफी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बराबर होती है। ये सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट। तो न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स देख लो न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में देख लो, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में देख लो, इक्वल आ गई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लो, प्रोटॉन प्रोटॉन ले लो, यानी ये कोई फॉर्मूला नहीं है के क्यू वन क्यू टू वाला। अगर के क्यू वन क्यू टू वाला फॉर्मूला होता तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या है, जीरो, जीरो हो जाता फोर्स। ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा, ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा, पता नहीं किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्स। लेकिन ये गारंटी है अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है जिन पे चार्ज नहीं है। और मैग्नीट्यूड में कैसा है, बराबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। समझ में आ रहा है? कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो न्यूक्लियस इतना पैक्ड स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स भरे हुए, 10⁻⁻15 डिस्टेंस क्या हम देख पाते हैं? उतनी डिस्टेंस के अंदर प्रोटॉन भरे हुए हैं। यानी कितना भयंकर रिपल्शन होगा सोचो। और इतना भयंकर रिपल्शन होने के बाद भी वो स्ट्रक्चर स्टेबल है, मतलब अंदर कोई एनर्जी है जो उनको क्या कर रही है, बांध के रखी। कितनी एनर्जी होगी या फिर कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, पूछने लायक है। और वो फोर्स सिर्फ तब लगता है जब प्रोटॉन बहुत ही पास आ जाते हैं, या न्यूट्रॉन बहुत ही पास आ जाते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही बहुत पास आ जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे दो प्रोटॉन है, ये जब बहुत पास आएंगे तभी वो फोर्स एक्टिव होगा, वरना वो फोर्स एक्टिव नहीं है। तुम दो प्रोटॉन को इधर रख दो इतने डिस्टेंस पे, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो तभी एक्टिव हो रहा है जब उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। तो हाँ, आप समझने वाली बात क्या है, पहले ये समझना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये केमिस्ट्री में ही पढ़ाते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ध्यान देना सब लोग। रेडियस ए की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/3 पे। वो लोग पूछते हैं डायरेक्टली। एक एक है जिसका मास नंबर 27 है और एक है जिसका मास नंबर 3 है, रेशियो क्या होगा रेडियस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है उसमें। तो 3 पॉइंट जरूर लिखना अच्छे से, शॉर्ट रेंज है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना उसमें। क्या लिखना, कैसे नेचर की, शॉर्ट रेंज है और अट्रैक्टिव है। कैसी है, अट्रैक्टिव है। एक्ट्स ओनली एट फर्मी लेवल, फर्मी लेवल डिस्टेंसेस। 10⁻⁻15 ऑर्डर की जो नहीं लगता। हाँ, कोई प्रूफ नहीं है अभी तक इस चीज का, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है अभी तक कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर बराबर क्यों है, तो नहीं पता किसी को। इतनी अलग सी फोर्स है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं। हर फोर्स का एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन में, G m1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगती है, फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है, फॉर्मूला क्या होता है, K(q1q2/r²। समझ में आ रहा है? और कोई भी फोर्स ले, न्यूटन फोर्स, F=ma। हर चीज का एक फॉर्मूला है ना। यहाँ दो न्यूट्रॉन के बीच में ये लग रही है न्यूक्लियर फोर्स, क्या फॉर्मूला है नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि हाँ है, अट्रैक्टिव है और बराबर है तीन के बीच।
रहा है कि नहीं जल रहा? अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है? ग्रेविटेशन सबसे वीक है, समझ में आ रहा है? अगर ग्रेविटेशन स्ट्रांग होता तो दो मास एक दूसरे को खींच लिए होते अभी तक। ग्रेविटेशन बहुत वीक है। और सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन सा है? न्यूक्लियर। बस खास बात ये लगता बहुत छोटे डिस्टेंस पे है, मतलब हम लोग को डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं हो सकता कि ये न्यूक्लियर लेवल पे चल रही हैं चीजें। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में, जरा केमिकल बॉन्डिंग में आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग में तुमने ये सुना होगा कि बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? दो चीजें पास में आई और उन दोनों के बीच में एनर्जी बाहर, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। नहीं, एंडोथर्मिक बोलते हैं ना उसको शायद। हीट निकलने को क्या बोलते हैं? एक्सो ही बोलते हैं। हीट देनी पड़ती है तो, हाँ मतलब केमिस्ट्री में कुछ तो बोलते हैं ना ऐसा। तो दो चीजें पास में आती हैं तो एनर्जी क्या होती है? बाहर लिबरेट होती है। मतलब दो चीजों को होल्ड कर रहे हैं हम, सही बात है, ध्यान देना। दो पॉजिटिव चार्ज लेना, प्रोटॉन नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज लेना, Q1 Q2, छोड़ोगे तो क्या होगा? अपने आप बाहर चले जाएंगे। क्या उनको पास में लाने के लिए मुझे जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ेगा? तो जब उनको मैं पास में ला रहा हूं तो उनके बीच में से एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल, पक्का। छोड़ के देख लो, दूर भाग जाएंगे। तो जब भी दो चीजें जो पास में नहीं आना चाहती हैं, हम उनको पास में लेके आ रहे हैं तो वो एनर्जी क्या करती है? लिबरेट करती है। ये समझ में? क्योंकि हम उसको अनस्टेबल पोजीशन पर लाना चाह रहे हैं। वो स्टेबल नहीं है पास में लाना उनको, लेकिन अनस्टेबल ला रहे हैं तो जबरदस्ती ला रहे हैं। तो हम वर्क डन कर रहे हैं। कहां जा रहा है वो वर्क डन? स्पीड आ नहीं रही। दो चार्जेस को धीरे धीरे पकड़ के लाओ पास में। मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो कहां जा रहा है? मैं वर्क डन कर रहा हूँ, मेहनत लग रही है, मेरे हाथ में दर्द होगा ऐसे करके अगर क्या हूं लेके आऊं। कहां जा रही है वो एनर्जी? कहीं ना कहीं निकल रही होगी। स्पीड आ नहीं रही है चार्जेस पे, मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ। वो एनर्जी क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। तो जब भी दो चीजों को पास में लेके आए हैं, वो एनर्जी लिबरेट होती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। इतने सारे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हैं ये कि इनको पास में लेके आऊं ना जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह को, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी की अलग डेफिनेशन। बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ भी वही है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसको बांधे रखने के लिए, इन सबको पास में लाके इकट्ठा रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? और यहाँ होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा यानी 10⁶। मतलब बहुत एनर्जी चाहिए तुमको तो बांध के रखने के लिए। और अगर तुमने उतनी एनर्जी ऐसा बॉल बना के दे दी तो ये सब बिखर जाएंगे कि नहीं बिखर जाएंगे? जैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बना, बॉन्ड की एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी दे दूं तो बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऐसा ही यहाँ है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी इसकी है उतनी मैंने दे दी तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। पूरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बिखर जाएंगे। यार अभी उस सब से मतलब नहीं। हमें ओवरऑल सही से सही मामले में देखा जाए तो पूरे न्यूक्लियर में सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। और किसी पे न्यूमेरिकली फ्रेम नहीं हो सकता। तो ये तो सिर्फ इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना है अभी। हाँ लेकिन अगर HCV के कुछ पन्ने पढ़ना चाहते हो न्यूक्लियर के तो पढ़ सकते हो। रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है। एक बहुत अच्छा पार्ट होता था पहले रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसमें मैथमेटिक्स लगती थी अच्छी, डिसइंटीग्रेशन, रिएक्शन वगैरह। लेकिन वो पार्ट ही हटा दिया। मतलब अब न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ नहीं बचा। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो मॉडर्न फिजिक्स का बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं जो हटा दिए गए हैं। एक्सरे हटा दिया गया है, दो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हटा दिए गए हैं, वरना मॉडर्न फिजिक्स तो और लंबा चलता। तो अब मॉडर्न फिजिक्स का उतना है नहीं। तो इसके बाद न्यूक्लियर को खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन। फिर आगे चलेंगे, कोई नया टॉपिक उठाएंगे, या तो वेव ऑप्टिक्स उठा लेंगे। अगर वेव ऑप्टिक्स उठा लिया तो हमारे सारे कोर टॉपिक 12th के खत्म। फिर हमें एक दिन सेमीकंडक्टर पढ़ना है और एक ही दिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो कंप्लीट स्कूल के हिसाब से भी खत्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स के समय होगा, हमारे स्कूल से पहले होगा, लेकिन होगा वेव्स के बाद। स्कूल में आ रहा है एसएचएम, 12th में एसएचएम या प्री बोर्ड? एसएचएम 11th का टॉपिक है, कैसे आ जाएगा? सिलेबस तो पढ़ लो बेटा। होमवर्क, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोबारा बनाना है, नहीं बना प्रयास करो, सॉल्यूशन देखो, पूछो, लेकिन बनाना है। थ्योरी है ही नहीं उसमें कुछ, अब न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी है, कौन कितना बना सकता है।